माय डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। आज हम लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं 6 मार्कर क्वेश्चंस। 6 मार्कर क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33, 34। इन चारों क्वेश्चंस में बच्चों आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इसमें से 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं और 2 केस स्टडीज हैं। जब इन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन है। इन चारों क्वेश्चंस में से जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनकी मैं मार्किंग स्कीम आपके साथ शेयर कर दूंगी और बस उसमें एक ही पॉइंट आपको याद रखना है कि मार्किंग स्कीम में पैराग्राफ्स में दिया होता है और कुछ अंडरलाइन नहीं होता है, लेकिन आपको अंडरलाइन करके और पॉइंट्स में लिखना है। और जो 2 केस स्टडीज हैं वो कैसे आंसर करनी है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। सो लेट्स कनेक्ट टू कॉमर्स एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग दैट व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट if the question is a subjective question and if the question is a case study. सबसे पहले देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो चॉइस का क्वेश्चन है, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि जब आप 15 मिनट का रीडिंग टाइम स्पेंड करेंगे तो उसी में आप दोनों ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे चॉइस वाले और ये देख लेंगे कि इसका पहला पार्ट आपको अच्छे से आता है या जो चॉइस में दे रखा है वो अच्छे से आता है। क्वेश्चन 31 देखिए, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेराइव देयर बेनिफिट फ्रॉम देयर यूटिलिटी, एक्सप्लेन एनी 4 पॉइंट्स इन सपोर्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो मैं समझती हूँ इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है कि इसमें सीधे सीधे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस पूछी है, उसके साथ चॉइस है explain 4 points that summarize the nature of principles of management। तो यहां पर features of principles of management पूछे हैं, तो अगर आपको importance अच्छे से याद है तो आप importance लिख देंगे, अगर आपको features of principles of management याद है तो आप features लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो केस स्टडी है जो अभी आपसे डिस्कस करूंगी मैं थोड़ी देर में। क्वेश्चन नंबर 33 वो भी केस स्टडी है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अभी थोड़ी देर में। और क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। ए पार्ट, इन्यूमरेट द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। बी पार्ट में पूछा है स्टेट एनी 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट शुड बी केप्ट इन माइंड बाय कंज्यूमर while purchasing, using and consuming goods and services according to the Consumer Protection Act 2019। तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंज्यूमर्स पढ़ रखी हैं और आपसे 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूछी हैं, तो 5 नंबर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और 1 नंबर का नीड ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। उसके साथ चॉइस है डिफाइन द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 और बी पार्ट है state any 5 functions of non-governmental organizations which aim at promoting the welfare of the consumers। तो यहां पर आपको रोल ऑफ एनजीओस और रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस इन कंज्यूमर वेलफेयर, जो लास्ट पार्ट हमने करा था कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, वही आपको आंसर में लिखना है। तो अब जल्दी से इन चारों आंसर्स को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, इनका प्रेजेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन 31 तो बच्चों मैंने आपको बताया कि बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, या तो आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस लिखनी है या आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स लिखने हैं। तो आंसर देखिए अपने स्क्रीन पर। द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज हाईलाइटेड एज फॉलोज। और ये भी ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में 4 पॉइंट्स पूछ रखे हैं, 6 नंबर का क्वेश्चन है लेकिन पॉइंट्स 4 ही पूछ रखे हैं, तो आपको 4 ही पॉइंट्स लिखने हैं। पहले आप 4 हेडिंग्स लिख देंगे और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन के 2-2 पॉइंट्स में आप हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहां पर तो मार्किंग स्कीम में पॉइंट्स दे रखे हैं और साथ साथ एक्सप्लेनेशन दे रखी है और वो भी पैराग्राफ में दे रखी है, जो कि मैं आपसे कहती हूं कि आपको अवॉइड करनी है। तो जो यहां पर 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहले आप उन 4 पॉइंट्स की सिर्फ हेडिंग लिखेंगे, क्योंकि अगर आपको 4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं तो आपके 2 नंबर हेडिंग के हैं और 4 नंबर एक्सप्लेनेशन के हैं। तो 4 हेडिंग्स आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। नंबर 2, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। नंबर 3, साइंटिफिक डिसीजंस।
एंड नंबर 4 मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स। ये सारी इंपॉर्टेंस हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एवरी मैनेजर्स। वो वीडियोस आप देख लीजिए तो आपको ये इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है वो भी देखिए पैराग्राफ में दे रखी है। पहला पॉइंट आपके लिए पढ़ रही हूं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विद द यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस। इसको आप पहला पॉइंट ले लेंगे। Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of managerial situations and circumstances. इसको आप दूसरा पॉइंट ले लेंगे। इसी तरह से बिल्कुल आप सेकेंड हेडिंग लिखेंगे, उसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे, थर्ड हेडिंग लिखेंगे, उसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे, फोर्थ हेडिंग लिखेंगे, उसके 2 पॉइंट्स लिखेंगे। अब पहले मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन और जो कि क्वेश्चन नंबर 34 है वो डिस्कस कर लेती हूं आपके साथ, जिसमें ए पार्ट में आपसे पूछा है दैट इन्यूमरेट द पर्पस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। क्योंकि सिर्फ एक ही नंबर का है तो हमें इसकी सारी नीड एंड इंपॉर्टेंस एक्सप्लेन नहीं करनी है। यहां पर देखिए आंसर में लिखा हुआ है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 सीक्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द कंज्यूमर्स इंटरेस्ट थ्रू स्पीडी एंड इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल ऑफ देयर ग्रीवांसेस। तो मेन पर्पस ये होता है कि कंज्यूमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए स्पीडी तरीके से और इनएक्सपेंसिव तरीके से, तो इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। या फिर आप इसकी जगह दूसरी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं दैट कंज्यूमर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, कंज्यूमर्स आर इग्नोरेंट, कंज्यूमर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। So in order to make them aware, in order to organize them, in order to save them from exploitation, the Consumer Protection Act is implemented. उसके बाद बी पार्ट में 5 responsibilities of consumers पूछी हैं। तो consumers responsibilities आप एक एक लाइन में सीधी सीधी भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप उसकी हेडिंग बना दें तो ज्यादा अच्छे से प्रेजेंटेशन होगी। तो आप लिखेंगे द 5 responsibilities that every consumer must fulfill are as follows. Number 1, be aware about the various goods and services available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. तो इसमें आप हेडिंग बना सकते हैं awareness, that every consumer needs to be aware himself. Number 2, buy only standardized goods as they provide the quality assurance. तो यहां आप हेडिंग लिख सकते हैं be quality conscious. Number 3, learn about the risk associated with the products and services, follow the manufacturer's instructions and use the product safely. यहां पर आप हेडिंग लिख सकते हैं be cautious of the instructions. Number 4, read the labels carefully as to have an information about the prices, weight, manufacturing and expiry dates, etc. यहां पे आप हेडिंग लिख सकते हैं be careful. उसके अलावा एक और पॉइंट आपको लिखना है, तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश मीमो वाला पॉइंट आप जरूर लिखेंगे कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, जो यहां पर नंबर 7 पे दे रखा है। आस्क फॉर अ कैश मीमो ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दिस वुड सर्व एज अ प्रूफ ऑफ परचेजेस मेड। तो यहां पर आप हेडिंग लिख सकते हैं इंसिस्ट ऑन कैश मीमो। तो इस तरह से हेडिंग्स के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। 1 नंबर तो आपको पार्ट ए में मिल जाएगा, उसके बाद बचे 5 नंबर। अगर आप 5 हेडिंग्स लिख देंगे तो 2.5 नंबर आपको हेडिंग्स के मिल जाएंगे, उसके बाद बचे 2.5 नंबर। तो एक एक लाइन आप हर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिख देंगे, यू विल गेट अनदर 2.5 मार्क्स। के साथ जो चॉइस में क्वेश्चन है बच्चों, उसमें भी आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का स्कोप लिखना है पार्ट ए में, और बी पार्ट में आपको रोल ऑफ एनजीओज लिखना है। बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपसे आंसर डिस्कस करा है, बिल्कुल उसी तरह से इस आंसर को भी आप लिखेंगे। ए पार्ट का आंसर देखिए, द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एज फॉलोज, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ बिजनेस, whether a manufacturer or a trader or a supplier of goods and providing services including e-commerce firms. तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर देंगे मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सप्लायर, ई-कॉमर्स, कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है इन सभी पर एप्लीकेबल है, ये इसका स्कोप है।
या आप ये भी लिख सकते हैं कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कंज्यूमर के राइट्स, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिड्रेसल मशीनरी, इन सब के बारे में बताता है। बी पार्ट में रोल ऑफ एनजीओ दे रखा है, यहाँ पर सीधे सीधे हेडिंग्स दे रखी है और पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप हेडिंग्स अंडरलाइन कर देंगे और पॉइंट्स में एक्सप्लेनेशन दे देंगे। आप लिखेंगे आंसर बी, द रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर 1 2 3 4 5, 5 हेडिंग्स लिखेंगे और उसके बाद जो यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे तो 6-7 पॉइंट्स दे रखे हैं, इसमें से कोई से भी 5 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करने हैं। ये सारे डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर इसमें कोई भी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो तो आप उन वीडियो लेक्चर्स को देख लीजिए जहां पर ये टॉपिक्स मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब आ जाते हैं केस स्टडीज पर। क्वेश्चन नंबर 32 केस स्टडी है और क्वेश्चन नंबर 33 भी केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ रही हूं, केस स्टडी। केस स्टडी जो 3-4 लाइनों की है, उसके बाद 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्ट ए है आइडेंटिफाई द कंसिडरेशन दैट इज केप्ट इन माइंड बाय एनपीपीए व्हाइल फिक्सिंग द प्राइस ऑफ मेडिसिन्स। तो ये हमें पता चल रहा है ये केस स्टडी फिक्सेशन ऑफ प्राइस पे है और यहां पर एक फैक्टर पूछा है जो एनपीपीए ने अपने दिमाग में रखा है प्राइस डिटर्मिनेशन में। तो वो क्या फैक्टर है वो हमें केस स्टडी पढ़ के पता चल जाएगा। बी पार्ट में पूछा है स्टेट एनी 5 अदर कंसिडरेशंस अफेक्टिंग द फिक्सेशन ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम द वन आइडेंटिफाइड अबव। तो यहां पर एक फैक्टर तो हमें पार्ट ए में बताना है और उसके बाद हमें 5 और फैक्टर्स बताने हैं जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस अपने दिमाग में रखता है व्हाइल डिटरमाइनिंग द प्राइस। तो अगेन मार्किंग स्कीम में जो इसका आंसर दे रखा है वो बहुत ही सिंपल तरीके से दे रखा है, डायरेक्ट आंसर दे रखा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्राइस। लेकिन इसको मैंने आपके लिए थोड़ा प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिख दिया है, आप एक बार देख लीजिए दैट हाउ टू राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन। पहले मैं केस स्टडी पढ़ लेती हूं। Drug Price Watchdog, National Pharmaceutical Pricing Authority, has decided to cap the prices of the medicines, for which the prices rise by more than 20% in a year. This has been done in pursuance of Public Interest Clause in the Drugs Law. इन 4 लाइनों से बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस हमें मिल रही हैं कि जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो एक पर्टिकुलर लॉ को दिमाग में रखकर अपना प्राइसिंग कैप फिक्स कर रही है। तो हमने ये फैक्टर पढ़ रखा है कि किस तरह से प्राइस फिक्सेशन के टाइम पे हर एक कंपनी को रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट लॉज, गवर्नमेंट एक्ट्स सारे दिमाग में रखने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्राइस। तो यहां पर फैक्टर क्या है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस। देखिए स्क्रीन पर मैंने पूरा आंसर आपके लिए लिखा है, फुल प्रेजेंटेशन बिल्कुल इसी तरह से आप आंसर लिखेंगे। इस पूरे आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मैंने आंसर नंबर बहुत क्लियरली लिखा है, आंसर नंबर 32, और आंसर नंबर आपको भी हमेशा स्पेसिफिकली लिखना है जब भी आप आंसर्स लिखेंगे। फिर उसके बाद आप देखिए बिल्कुल क्लियरली पार्ट ए और पार्ट बी का मैंने आंसर लिखा है। इसी तरह से बिल्कुल इवैल्यूएटर को आपके दोनों पार्ट्स क्लियरली विजिबल होने चाहिए। पार्ट ए का आंसर मैंने लिखा है द कंसिडरेशन केप्ट इन माइंड बाय एनपीपीए व्हाइल फिक्सिंग द प्राइसेस इज गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेशंस। तो जो कंसिडरेशन पूछी है पार्ट ए में उसे अंडरलाइन कर दिया मैंने। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से मैंने आंसर स्टार्ट करा है और जो फैक्टर मैंने आइडेंटिफाई करा है गवर्नमेंट एंड अदर रेगुलेशंस उसको भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। तो पॉइंट में लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन से मैंने आंसर स्टार्ट करा है। तो ये सारी टिप्स मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूं, उन्हीं टिप्स को यूज करके मैं यहां पर आंसर लिख रही हूं। फिर मैंने लिखा आंसर बी, द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट आर। इसके भी मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं कि पहले तो आप एक पैराग्राफ में सारी हेडिंग्स लिख दीजिए, प्रोडक्ट कॉस्ट, यूटिलिटी एंड डिमांड, मार्केटिंग मेथड्स यूज, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहां पर अगर आप ये 4 हेडिंग लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको 2 नंबर हेडिंग ही हेडिंग के दे देंगे। 1 नंबर आपको पार्ट ए का मिल गया, 3 नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुके सिर्फ इतना लिखने पे आउट ऑफ द 6 मार्क्स क्वेश्चन। अब बचे और 3 नंबर, और क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेन भी करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने राइट हैंड साइड पे इसको एक्सप्लेन करा है और जो मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी है
वो भी मैंने यहाँ पर पॉइंट्स में लिखे हैं। और अगर आप इस तरह से टेबुलर फॉर्म में नहीं करते तो आप क्या कर सकते हैं, द एक्सप्लेनेशन टू दीज फैक्टर्स इज एज फॉलोज। तो आप प्रोडक्ट कॉस्ट लिखेंगे और उसके नीचे पॉइंट्स में लिखेंगे, बल्कि मेरे पास तो यहाँ पे स्पेस कम था तो मैंने इसीलिए यहाँ पर बिना गैप के पॉइंट्स लिखे हैं। आप उसमें भी एक एक लाइन का गैप दे सकते हैं, क्योंकि आपने फीस भरी है एग्जामिनेशन की, आप जितनी शीट्स मांगेंगे आपको मिलेगी। तो आपको पेपर सेव यहाँ पर नहीं करना है, आपको बहुत ही क्लियरली और बिल्कुल हाइलाइटर्स यूज करके प्रेजेंट करना है। तो खुला खुला लिखना है, गैप में लिखना है, ताकि हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से विजिबल हो। और एक्सप्लेनेशन में भी मैंने जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो अंडरलाइन करे हैं। से फॉर एग्जांपल द प्रोडक्ट कॉस्ट, वहां मैंने लिखा द प्राइस शुड कवर ऑल कॉस्ट दैट डिटरमाइन द फ्लोर प्राइस। तो यहाँ पे जो ये फ्लोर प्राइस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो सबसे पहले किसी भी कंपनी को प्राइस अपने प्रोडक्ट का डिटरमाइन करना होता है तो उसको जो बेसिक मिनिमम प्राइस है वो डिटरमाइन करना होता है, जिसको हम कहते हैं फ्लोर प्राइस। और वो फ्लोर प्राइस कैसे तय होता है, कॉस्ट से तय होता है कि जितने भी मिनिमम कॉस्ट उसने स्पेंड करे हैं वो कवर अप होने चाहिए उस प्राइस से, एंड दैट प्राइस इज कॉल्ड द फ्लोर प्राइस। फिर सेकेंड पॉइंट लिखा है द प्राइसेस शुड कवर द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट। मतलब प्रोडक्ट की कॉस्ट में सारे कॉस्ट, चाहे वो प्रोडक्शन कॉस्ट हो या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो, वो सब कवर अप होने चाहिए। और इसके अलावा हमने फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पढ़ रखे हैं, वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि फ्लोर प्राइस में ये सारे कॉस्ट कवर अप होने चाहिए। फिर सेकेंड हेडिंग है यूटिलिटी एंड डिमांड। वैसे ये भी अलग अलग फैक्टर्स हैं लेकिन इनको क्लब कर दिया गया है। इसमें हमने डिस्कस कर रखा था दैट डिमांड एंड यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सेट्स द अपर लिमिट ऑफ द प्राइस। मैंने अंडरलाइन कर दिया अपर लिमिट। तो जो फ्लोर प्राइस है वो कॉस्ट से डिटरमाइन होता है और जो अपर लिमिट है वो डिमांड एंड यूटिलिटी से डिटरमाइन होती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मैंने एक पॉइंट बना दिया। और फिर उसके बाद मैंने लिखा द प्राइसेस पेड शुड ऑलवेज बी इक्वल टू द सैक्रिफाइसेस मेड बाय द कस्टमर। एक कस्टमर जो प्राइस पे करता है तो ही मेक्स सर्टेन सैक्रिफाइसेस, दैट सैक्रिफाइस शुड बी इक्वल टू द यूटिलिटी ही इज गेटिंग फ्रॉम द प्रोडक्ट। और एक और पॉइंट मैंने लिखा कि जितनी डिमांड और यूटिलिटी ज्यादा होगी उतने ही हाई प्राइसेस कंपनी चार्ज कर सकती है। तो इस तरह से डिमांड एंड यूटिलिटी को भी आप 2-3 सब पॉइंट्स में एक्सप्लेन करेंगे। कम टू द थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड। तो जो मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड है उसमें आपको क्या एक्सप्लेन करना है कि प्राइसिंग तो एक फैक्टर है मार्केटिंग मिक्स का, उसके अलावा जो बाकी 3 फैक्टर्स बच जाते हैं, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस तरह से आप प्रोडक्ट की प्रमोशन कर रहे हैं, किस तरह से आप फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी और फीचर्स क्या क्या है, उसकी पैकेजिंग मेथड्स आप क्या यूज कर रहे हैं। डेफिनेटली जितना खर्चा आप उन अदर 3 फैक्टर्स पे करेंगे वो सारा खर्चा आप किससे कवर अप करेंगे, विद द हेल्प ऑफ प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो इसीलिए मार्केटिंग मेथड्स की वजह से प्राइस कैसे अफेक्ट होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, quality of the salesman employed, the type of packaging, the methods of advertising, the sale promotional efforts the company is making, that determine the price of the products, and the good methods or the expensive methods, qualitative methods that will help the company to fix the higher prices. तो अगर एक कंपनी अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटी दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसका बहुत ही इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग है, या कंपनी अच्छी प्रमोशनल टेक्निक्स यूज कर रही है, तो डेफिनेटली इस तरह की कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के हाई प्राइसेस फिक्स कर सकती है। लास्ट फैक्टर बच्चों, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अदरवाइज आपको स्पेसिफिकली सिर्फ प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स पे ही पूरा क्वेश्चन आ सकता है। हमने कई तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रखे हैं। मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट रन, अगर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स हो तो प्राइसेस हाई होते हैं। अगर अटेनिंग क्वालिटी लीडरशिप प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव हो तो प्राइसेस हाई होते हैं। अगर इंश्योरिंग सर्वाइवल है या प्रॉफिट्स कंपनी को लॉन्ग रन में अचीव करने हैं तो प्राइसेस लो रखती है कंपनी। तो इस तरह से पॉइंट्स में आप डिफरेंट प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स बताइए कि अलग अलग प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स में अलग अलग प्राइसिंग होती है। तो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स किस तरह से प्राइसेस को इफेक्ट करते हैं ये आपको इस फैक्टर में एक्सप्लेन करना है। साइड में हो जाती हूँ, फिर से आप देख लीजिए बच्चों, पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। पार्ट्स में लिखना है,
बिल्कुल क्लियरली विजिबिलिटी के साथ लिखना है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और एक्सप्लेनेशन के सब पार्ट्स भी पॉइंट्स में ही लिखने हैं। कम टू द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस सैंपल पेपर, क्वेश्चन नंबर 33। ये केस स्टडी जो है इसमें भी दो पार्ट्स में क्वेश्चन को पूछा गया है। पहले मैं वो पार्ट्स पढ़ लेती हूं। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट दैट अनेबल द फाइनेंस मैनेजर टू टैकल द सिचुएशन डिस्कस्ड अबव। ए पार्ट में कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन पूछी है जो फाइनेंस मैनेजर ने टैकल की है बाय यूजिंग सम कॉन्सेप्ट। तो उस कॉन्सेप्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है, वो हमें केस स्टडी पढ़कर ही पता लगेगा। बी पार्ट में पूछा है स्टेट एनी 5 पॉइंट्स हाईलाइटिंग हाउ द कॉन्सेप्ट डिस्कस्ड अबव कैन हेल्प इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो कॉन्सेप्ट हम आइडेंटिफाई करेंगे उसकी इंपॉर्टेंस या बेनिफिट्स हमें बतानी है। अब मैं केस स्टडी पढ़ लेती हूं आपके लिए। Gasex Fertilizers Limited expected a growth of 10% in sales in the previous quarter. However, due to the prevailing economic situation around the world, the actual growth in sales was only 5%. Expected growth थी 10%, लेकिन वो 5% रह गई। The company's finance manager was called for an urgent meeting by the senior management of the company, in which he clarified that he was already prepared for the situation and he has made a financial blueprint for the future operations. तो फाइनेंस मैनेजर फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट की बात कर रहा है फॉर द फ्यूचर। He also reassured the management that he knew how to control the expenses in case the sales were lower than the expectation. तो यहां पर पूरी केस स्टडी पढ़ने के बाद पता चल रहा है कि जिस कॉन्सेप्ट की बात हो रही है वो है फाइनेंशियल प्लानिंग, और फाइनेंशियल प्लानिंग की आपको इंपॉर्टेंस लिखनी है सेकेंड पार्ट में। तो बिल्कुल जैसे मैंने अभी आपसे आंसर 32 डिस्कस करा है, बिल्कुल उसी तरह से पार्ट ए द कॉन्सेप्ट आइडेंटिफाइड इज फाइनेंशियल प्लानिंग, और पार्ट बी में लिखेंगे द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग इज एज फॉलोज। तो 5 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग आपको एक्सप्लेन करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आप पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस लिखेंगे, जैसे मैंने आंसर 32 में फैक्टर्स लिखे थे, और राइट हैंड साइड पे हर पॉइंट के आप 2-2 पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे। यहां पर तो मार्किंग स्कीम में आप देख सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड उसकी इंपॉर्टेंस दे रखी है और अंडरलाइन नहीं कर रखा है, लेकिन आप उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लिखेंगे। बच्चों 31, 32, 33, 34 चारों क्वेश्चन जो कि 6 मार्कर क्वेश्चंस हैं, ये कौन से चैप्टर्स से आए हैं और कौन से टॉपिक्स से आए हैं ये आपको पता चल गया। क्वेश्चन नंबर 31 चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का है, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 चैप्टर 11 मार्केटिंग का क्वेश्चन है, जो कि केस स्टडी है। क्वेश्चन नंबर 33 फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 9 का क्वेश्चन है, जो कि केस स्टडी है। और क्वेश्चन नंबर 34 चैप्टर 12 का क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। तो सारे 6 मार्कर्स में से कितनी केस स्टडीज हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस हैं, कौन से चैप्टर्स से वो क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चंस की टाइपोलॉजी क्या है, ये सब मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। उनकी प्रेजेंटेशन टिप्स भी आपसे डिस्कस कर लिए। तो ये सैंपल पेपर अब खत्म हो गया है। सैंपल पेपर 1 और 2 दोनों हमने फिनिश कर लिए हैं। अब हम अपनी चैप्टर वाइज और वॉल्यूम वाइज रिवीजन स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सारे चैप्टर्स की वीडियोस देख लीजिए, सारे सैंपल पेपर्स की प्लेलिस्ट देख लीजिए, और उसके बाद बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड होके हम अपना रिवीजन शुरू करेंगे। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रिवीजन प्लान दैट वी डिसाइडेड अर्लियर। Till then, goodbye, stay healthy and connected.